हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम अपनी इस रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट 6 में मैं आपसे बात करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च। कुछ टाइप्स, लगभग मैंने अराउंड 12 to 15 टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, यानी कि पार्ट 5 में। अगर पार्ट 5 अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 5 भी आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पर काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है जिसको मैंने डिस्कस किया है। और इस वीडियो में भी मैं आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि हमारी जो एग्जाम है उसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो हम उससे रिलेटेड बात करेंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे और जितनी भी टाइप ऑफ रिसर्च है ना, अराउंड 30 टाइप्स के रिसर्च हैं, तो उन सभी पे बेस्ड जो भी आपके PYQ हैं उनको यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, जिससे कि आप कंपेयर कर पाए, समझ पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब क्वेश्चन सामने आया है तो उसमें कौन से टाइप की रिसर्च लगेगी। बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब सारे टाइप के आप रिसर्च पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी रिसर्च का आंसर आपको करना है। ठीक है, तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च होगी विच इज बेस्ड ऑन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस पे बेस्ड रिसर्च हम बात करने वाले हैं। तो प्रोसेस में फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, यानी कि रिसर्च को इस तरीके से डिवाइड किया गया कि कुछ रिसर्च ऐसी होंगी जो कि क्वांटिटेटिव होंगी और कुछ रिसर्च ऐसी होंगी जो कि क्वालिटेटिव होंगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ जहां पर जो भी वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं, सैंपल स्टडी कर रहे हैं, जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं उसके जो फीचर्स हैं उनको हम क्वांटिफाई कर पाए, यानी कि उनको हम नंबर में डिवाइड कर पाए, उनको हम कुछ स्कोर मतलब उसके कुछ मार्क्स हम उनको दे पाए। इस तरीके से समझिए, जिनको हम नंबर में आइडेंटिफाई कर पाए, उस तरह की रिसर्च जो होगी वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस होगा वो कैसा होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा। ठीक है, मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जो मेजरमेंट होगा वो बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन होगा, यानी जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करेगा डेटा को, फिर उसको न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई यानी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस कैसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, किस फैशन का या किसी भी चीज का ट्रेंड एनालिसिस हम निकाल सकते हैं। इवन ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज्यादा आपके स्टॉक मार्केट में यूज होता है। वहां पे ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसे कुछ ऐसे जा रहा है, किधर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, मतलब ऐसा कैसा भी हो सकता है। तो दैट इज द ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए जैसे कि कोई ग्राफ है, ठीक है, जैसे बार ग्राफ हो गया, सॉरी मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, तो बार ग्राफ हो गया, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर लाइन ग्राफ है तो भी हम देखिए कंपेयर कर सकते हैं कि पहले डेटा कम था, अब ज्यादा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो एक तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल जो हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, डिजिट्स के फॉर्म में आ सकता है। और ये एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है जहां पर हम स्टैटिस्टिक के जो मतलब जो भी फॉर्मूले हैं उनको हम यहाँ पर इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस रिसर्च को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इट इज अ हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच। इसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडक्टिव में क्या था, बॉटम अप अप्रोच, ये था कैसा, इंडक्टिव। ठीक है, और डिडक्टिव में क्या होता है, जब हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, दैट इज दी डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही हमें हमारे पास थ्योरी होती है और हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, कि जो भी स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला हमको डिराइव मतलब पहले से पता है। अब हमको कोई भी प्रॉब्लम सामने आएगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये डिडक्टिव अप्रोच होती है। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच होती है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये एज इट इज क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डेटा हमारे पास कैसा होगा, जहाँ पे हम क्वालिटी को देखेंगे। क्वालिटी यानी कि यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको चीजें नहीं मिलेंगी। एनालिसिस अदर देन न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि डेटा हमारे पास कैसा होगा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि
चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा कि कैसी फीलिंग आई, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। अपनी फीलिंग्स को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल जहाँ पर हम चीजों को क्वांटिफाई ना कर पाए, तो वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप की अप्रोच होती है, ठीक है। अगर इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस करना हो तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी सब्जेक्टिव होती है और ये आपकी थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप की रिसर्च होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली आप डिफाइन कर सकते हैं चीजों को। इट डिस्क्राइब अ टॉपिक मोर देन मेजर, यानी कि यहाँ पर टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है, जितना हमने मेजर किया उससे ज्यादा भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, ये नैरेटिव होती है। नैरेटिव मतलब कि नैरेट करना, स्टोरी टेलिंग टाइप की चीजें प्रॉपर डिस्क्राइब कर देना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट की। जब जैसे कि कहीं पर गए और देखा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, वहां पे ये होता है, ये होता है, तो इस तरह की सारी चीजों को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, दैट इज द नैरेटिव अप्रोच। एक्सप्लेन, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है चीजों को। और जो यहाँ पे रिसर्चर होता है वो अपनी ओपिनियंस को भी देता है कि उसका खुद का क्या ओपिनियन है, वो कैसे मतलब चीजों को ऑब्जर्व किया तो उसने कैसा उसको फील हो, तो वो अपनी अपनी ओन वर्ड्स में लिखेगा, उसका अपना व्यू होगा, ठीक है। और फीचर्स को अच्छे से बता सकता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना हो तो भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च को ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना हो, ठीक है। और ये कैसी रिसर्च होती है, इंपीरिको इंडक्टिव रिसर्च होती है। इंपीरिको इंडक्टिव, इंडक्टिव कैसा होता है, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। यानी कि जहां पर छोटी सी प्रॉब्लम होती है उससे हम जर्नलाइज करते हैं सोल्यूशन को, वहां तक पहुंचते हैं, तो ये इंपीरिको इंडक्टिव रिसर्च होती है। ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसको क्या कहते हैं, एथनोग्राफिक, अनस्ट्रक्चर्ड, डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चर्ड। तो जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी वो पहली बात तो आपकी कैसी होगी, कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होगी। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, कौन सी रिसर्च में द इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन, यानी कि चीजों को उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, उन चीजों को कहाँ पर ज्यादा अटेंशन दी जाती है रेदर देन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, तो वो कौन सी रिसर्च होगी, हिस्टोरिकल स्टडीज, सर्वे रिसर्च, फिलोसफिकल स्टडी, एथनोग्राफिक, हाइपोथेटिको डिडक्टिव और एक्सपोज फैक्टो। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप यहाँ पे ये बात को ध्यान रखिए कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन और मीनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो आपकी एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, अब क्वालिटेटिव रिसर्च में कैसी रिसर्च आएगी, जहां पर हम अच्छे से डिस्क्राइब करने पे फोकस करेंगे, नैरेटिव चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो जो सर्वे मेथड है, सर्वे मेथड आपका कैसा होगा, सर्वे मेथड हमेशा आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। ये टोटली न्यूमेरिकली रिसर्च होती है। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब सेकेंड ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं फिलोसफिकल रिसर्च। फिलोसफिकल रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि यहाँ पर फिलोसफी की बात होती है, जहाँ पर लॉजिक की बात नहीं, फिलोसफी, ठीक है। मतलब हर किसी का अपना अपना अलग अलग परसेप्शन, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग चीजें, तो ये फिलोसफिकल चीजें होंगी, ये आपका जरूर होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा आपको आंसर करने में समझ में आ रहा होगा। एथनोग्राफिक, एथनोग्राफिक आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। यहाँ पे ये भी आपका एथनोग्राफिक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, अभी बताया कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव कैसी होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। सो फिफ्थ आपका नहीं हो सकता। एक्सपोज फैक्टो, ये भी नहीं होगा। सो हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, नैरेट करते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंपीरिको इंडक्टिव रिसर्च आपकी कैसी है, क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च में यही पॉइंट था आपका, इंपीरिको इंडक्टिव रिसर्च। तो इंपीरिको इंडक्टिव रिसर्च में हम चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कंसीडरिंग द व्यू, यहाँ पे जो रिसर्चर होता है उसके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया जाता है। सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। इट फॉलो द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड को हम फॉलो करेंगे, मतलब कि हम
जो हाइपोथेसिस है उसको बनाएंगे, उसको जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, सारी चीजें होंगी। ठीक है, लिसन टू पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी बातों को ध्यान से सुना जाएगा या उनको ऑब्जर्व किया जाएगा प्रॉपर। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने आपको लेक्चर 5 में भी बताया था कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है। ओपन एंडेड में चीजें कैसी होंगी, जहां पर हम चीजों को टोटली अच्छे से डिस्क्राइब कर दें। जैसा हमारा सेमेस्टर एग्जाम का जो पेपर होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है उसमें जितनी भी नॉलेज उस क्वेश्चन से रिलेटेड होती है हम सब लिख डालते हैं, पूरे खूब सारे पन्ने भर डालते हैं, 5-6 पन्ने। अगर लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, लॉन्ग आंसर लिखना है तो 5-6 पन्ने भर जाते हैं ना। तो ये आपका कैसा होता है, ओपन एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड। अब अगर भैया आपका क्लोज एंडेड हो तो कैसा होगा, क्लोज एंडेड में यहाँ पर ऑप्शन होंगे और आपको उसमें टिक करना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, या मतलब सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे आपका यूजीसी का क्वेश्चन हो गया। तो जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो ओपन एंडेड होती है, वो इंडक्टिव होती है, जहाँ पर सब्जेक्टिविटी की बात होती है। तो इस तरह की चीजें आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है और उसी को इंपीरिकल इंडक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, टू गेट टू द रियल सेटिंग ऑफ टुगेदर टू द डेटा, यानी कि रियल सेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जब हमको डेटा कलेक्ट करना होगा तो हम वहां पर जा करके, लेट सपोज इज कि अगर जो आपका मतलब कोई भी ऐसा पिछड़ा एरिया है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप वहां पर जा करके उस चीज को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, फिर उस एरिया के बारे में आप कुछ डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो उस रियल सेटिंग में आपको जाना है, यानी कि यहाँ पे सिमुलेशन पे काम नहीं करना होता है, आपको रियल सेटिंग में जाकर के काम करना होगा। तो ये होता है एम्पिरिकल इंडक्टिव रिसर्च। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिसर्च। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिसर्च कौन कौन सी है, तो कॉन्सेप्ट में पहला है आपका इंपीरिकल रिसर्च। ठीक है, इंपीरिकल का अगर हिंदी में मतलब समझे तो क्या होता है, अनुभव। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश लिखिए, बट अगर थोड़ा सा भी आप हिंदी समझ पाते हो तो अनुभव वहां पे जरूर लिख लीजिए, या आपको रिकॉल करने में एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने भी कहीं कहीं हिंदी वर्ड का यूज किया था अपनी नोट्स में, तो आप वहां पे इसको लिख लीजिए कि इंपीरिकल का मतलब होगा अनुभव। ठीक है, यानी कि जहां पर हम रिसर्च, ऐसी रिसर्च जहां पर अनुभव करने की, यानी कि इंपेरिकल एक्सपीरियंस करने की बात होगी, वो रिसर्च आपकी इंपीरिकल रिसर्च होगी। ठीक है, वॉट एवर वी गेट फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड माइंड, हम एक्सपीरियंस कैसे करेंगे किसी भी चीज को, हम अपनी सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंसेस ऑर्गन होते हैं, वहां से अपने माइंड से हम चीजों को अनुभव कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर कहीं पर आप घूमने गए, सपोज किसी हिल स्टेशन पर गए, तो वहां पे आप क्या करते हैं, चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, हम अपनी आईज, अपने सेंसेस ऑर्गन से करेंगे ना, हम कैसा फील कर रहे हैं। सो वॉट एवर वी गेट फ्रॉम द सेंसेस ऑर्गन एंड माइंड इज द इंपीरिकल रिसर्च। ठीक है, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप होगा, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा। रिसर्च इज सर्कुलर प्रोसेस, रिसर्च कैसी होती है, एक सर्कुलर प्रोसेस होती है, विच स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम एंड एंड विद अ प्रॉब्लम। ये तो लगभग सभी रिसर्च का जो रूल होता है कि रिसर्च हमेशा एक प्रॉब्लम से शुरू होती है और एक प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। इट इज बेस्ड अपॉन थॉट प्रोसेस, ये हमारे किस पे बेस्ड होगी, हमारे थॉट प्रोसेस पे बेस्ड होगी ना। देखिए, अनुभव यानी कि आप एक्सपीरियंस, किसी हर पर्सन का एक्सपीरियंस सेम चीज के लिए अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हर पर्सन के थॉट प्रोसेस अलग अलग होंगे ना। अगर किसी के लिए हिल स्टेशन में बारिश होना उसको अच्छा लग सकता है, अगर वहां पे बर्फ गिर रही है तो उसको वो अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेगा। सो हर पर्सन के लिए अलग अलग ही होगा आपका जो इंपीरिकल रिसर्च होगा, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस पे बेस्ड होती है। तो इट इज बेस्ड अपॉन थॉट प्रोसेस। ठीक है, एवरी रिसर्च ऑन अ सेम टॉपिक मे हैव डिफरेंट रिजल्ट। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया, उसका कारण क्या होगा, कॉज डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। हर कोई अलग अलग चीज को, सेम चीज को अलग तरीके से ऑब्जर्व करेगा। अब सपोज किसी के सामने कोई कीड़ा आ जाए, या किसी के सामने मतलब, हाँ चलिए ठीक है, कोई बटरफ्लाई आ गई, बट अगर किसी को, कोई को लग रहा है वाओ कितनी अच्छी बटरफ्लाई है, कितनी ब्यूटीफुल है, चाहे वो ब्लैक कलर की ही क्यों ना हो, किसी को वो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अब वहीं कोई और पर्सन होगा, वो क्या कह सकता है, वो कह सकता है वो ऐसा कलर देखो कितना बेकार है, कितनी डार्क कलर की है, ब्लैक है, अगर ये सुंदर होती तो अच्छा लगता। तो मतलब सेम ही चीज है, बट
उसी के लिए अलग अलग परसेप्शन है लोगों का। सो जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है वो काफी हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है। तो सेम रिसर्च में हम डिफरेंट रिजल्ट, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख करके आता है कि सेम टॉपिक है, सेम प्रॉब्लम है, बट रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होगी? तो आप बता सकते हैं कि वो एम्पिरिकल रिसर्च होगी। ठीक है। एंड एम्पिरिकल रिसर्च का ही जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो कॉन्सेप्चुअल आता है, जहां पे कॉन्सेप्ट की बात होती है। एग्जैक्ट व्हाट, जो भी कॉन्सेप्ट के बेसिस होगा केवल उसी को ही माना जाएगा। मतलब किससे है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि जो कॉन्सेप्ट में था एज इट इज वही उसी चीज को फॉलो करना है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज जनरली यूज बाय फिलोसोफर, यहाँ पे फिलोसोफर थिंकर जो होते हैं, टू डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई थ्योरी, एक नए अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को जनरेट करने की बात करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ठीक है। रिसर्च दैट रिलेट टू द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, वो रिसर्च जो जहां पर आपकी आइडियाज जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब कि एक कंप्लीट आइडियाज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आ रहे हैं माइंड में, तो वहां पर हम कॉन्सेप्चुअल, यानी कि जैसे कि माइंड में कोई आइडिया आया, ठीक है, बट वो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा आइडिया है। तो वहां पर हम क्या करेंगे? अब इस आइडिया पे हम क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है। जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है। तो यानी कि इस रिसर्च को कहाँ पे यूज किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे। ठीक है। इट डजंट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता है। तो ये होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। अब कॉन्सेप्चुअल और इंपीरिकल में डिफरेंस क्या होता है इसको भी देख लीजिए। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या होता है? रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड थ्योरी। ठीक है। यहाँ पर ये कब लगाई जाती है? जहां पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। और इंपीरिकल इट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रोड्यूसिंग वेरीफाई और रिजल्ट। यहाँ पर क्या करते हैं? रिजल्ट को वेरीफाई करके चेक किया जाता है, यहाँ पर रिजल्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते। यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें रिजल्ट को वेरीफाई नहीं करेंगे, बट इंपीरिकल में तो हम चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। ठीक है। प्रिफर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस इन सोशल साइंस, यहाँ पे ज्यादातर सोशल साइंस और फिलोसफिकल थिंकर जो लोग होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को यूज करते हैं। और यहाँ पर प्रिफर्ड मेथड एनालिसिस डेटा बेस्ड रिसर्च, यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसका एनालिसिस किया जाता है प्रॉपर। तो ये प्रिफर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस इन डेटा बेस्ड रिसर्च, ठीक है, एम्स टू डेवलप द न्यू थ्योरी एंड इंटरप्रेट ऑफ द न्यू एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उनका या तो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा या फिर नई थ्योरी को डेवलप किया जाएगा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में। और यहाँ पे इट कम्स अप विद द कंक्लूजन विद द कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो इंपीरिकल होती है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं और जो भी टॉपिक है उसको हम वेरीफाई करके टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका इंपीरिकल रिसर्च होता है। एक और इमेज है, यहाँ से समझ लीजिए, डेवलपिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट और थ्योरी अगर होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करके हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वो आपकी इंपीरिकल रिसर्च हो जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड अपॉन टाइम, यानी कि टाइम के बेसिस पे कैसे कैसे रिसर्च हो सकती है। तो टाइम के बेसिस पे जो हमारी रिसर्च है वो दो तरह की हो सकती है ना, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या हुआ? जब लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि एक चीज पे हम रिसर्च कर रहे थे, तो पहले हमने इतना डेटा लिया और उसको डेटा को कलेक्ट किया और एनालिसिस किया। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर डेटा लिया और कलेक्ट किया, फिर डेटा लिया और कलेक्ट किया और समझा। तो बार बार जो है चेक करना। तो पीरियड ऑफ टाइम जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है। सपोज कि ये जनवरी एंड फरवरी का डेटा था, ठीक है, अब मार्च में स्किप कर दिया, देन अप्रैल, ठीक है, अप्रैल एंड मई का डेटा ले लिया, ठीक है, फिर जून को स्किप किया, जुलाई और अगस्त का डेटा ले लिया। इस तरीके से कि मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम डेटा बार बार कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो
तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ द रिसर्च इज डिजाइन दैट इन्वॉल्व रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल वेरी शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल आर सेम। वेरिएबल कैसे होंगे, वेरिएबल चेंज नहीं होंगे बट सेम ही वेरिएबल को हम बार बार चेक करेंगे रिपीटेड टाइम में। जैसे जनवरी में चेक किया, फिर अप्रैल में चेक किया, फिर जून में चेक किया, इस तरीके से चेक करते जाना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वाली रिसर्च तब करते हैं जब हमें ये जानना हो कि क्या चेंजेस आए। जैसे अगर गवर्नमेंट को कोई नई पॉलिसी निकालनी हो, कोई नई पॉलिसी, मान लीजिए उसने कोई नई पॉलिसी लॉन्च ही करती, सपोज एज गैस पे सब्सिडी देना, ठीक है, तो अब वो चेक करना चाहती है कि लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है उन चीजों से। तो जब हम ऐसे करेंगे कि ठीक है, हमने देखा कि एक टाइम पे हमने देखा कि हाँ ठीक है, जब ये कोई मतलब ऐसी गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लाई और उसको देखा कि हाँ ठीक है, पहले 2 महीने में ऐसा रिजल्ट आया, ठीक है, फिर 1 महीने बाद चेक किया तो नेक्स्ट 2 महीने में अच्छा लोग अब इतना ज्यादा गैस यूज करना स्टार्ट किए, फिर इतना ज्यादा स्टार्ट किए। तो यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम लाई थी उससे लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना ज्यादा लोग उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगी, क्योंकि हमें बार बार स्टडी करना होगा कि कितने नए लोग और जुड़े। जैसे कोई नई कंपनी आई तो उसमें भी यही होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है कि कितने नए कस्टमर जुड़े, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन चीजों को समझने के लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होगा बट वेरिएबल जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। इट इज ऑफन अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ये कैसी एक ऑब्जर्वेशन टाइप की स्टडी होती है ना, जैसे कि यहाँ पे भी तो ऑब्जर्व ही करते हैं, चेक करते हैं ना कि जो लोग हैं वो कितना, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी गैस के लिए, वो लोग कितना उसको यूज कर रहे हैं, कितना लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, या अभी भी लोग जो है कोयला या लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। यहाँ पर कैसे रिसर्च किया था, जैसे मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है, ब्रांड की अवेयरनेस कितनी हुई, पहले कितनी थी अब कितनी है। प्रोडक्ट जब लॉन्च करना हो तो हम कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कि पहले कितना लोग प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे थे, अब इतने। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए भी देख सकते हैं, फॉर स्टडी के लिए भी जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है उसका यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। देखिए जो लोग साइंस से होंगे उनको बहुत इजीली पता होगा कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बट उसके अलावा जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको समझा देती हूँ कि कोई भी जैसे ये एक डायग्राम है, ये टायर ट्यूब है, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन यानी कि किसी एक पार्ट को ले लिया गया, ठीक है, इसको मैंने काट के निकाला इधर, तो ये क्या, एक छोटा सा एक सर्कल हो गया, छोटा सा एक होल, बीच में होल रहेगा और उसके किनारे किनारे बस रबड़ रहेगा। सो ये क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। किसी एक पॉइंट पे कोई भी चीज, क्रॉस सेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे ये कोन है, ठीक है, अब इस कोन का मैंने यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, यानी कि छोटा सा एक पार्ट काट के निकाल लिया। तो क्रॉस सेक्शन कहीं भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जानना है तो एक छोटे से पार्ट पे हम स्टडी कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज है, कितना मतलब क्या क्या चीजें हैं, वो हम एक छोटे से पार्ट पे स्टडी कर लेते हैं। यानी कि होता क्या है, यहाँ पर होता एक कंप्लीट है चीज जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, बट किसी एक पॉइंट पे स्टडी कर लेना कि यहाँ पर क्या है, तो हम बता लेंगे कि ये पूरा सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा एक पॉइंट पे चीजों को देखना, एक पॉइंट पे किसी चीज को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट होता है क्रॉस सेक्शन का मतलब। अब यहाँ पे बात आती है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज कैसी है वो आपका होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब स्टडी की जाए तो वो आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होगी। Here, analysis of data of variable collected at one given point of time, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्रॉस सेक्शनल, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एज अ सैंपल पॉपुलेशन प्री डिफाइंड सबसेट, यानी कि पहले से डिफाइन होगा कि कौन सा आप पॉइंट पे किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्टडी करेंगे।
ठीक है। दिस स्टडी टाइप इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ट्रांसवर्स स्टडी और प्रीवेलेंस स्टडी। इसको ट्रांसवर्स प्रीवेलेंस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। सो आई थिंक अभी आपको क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा देखना हो तो क्रॉस सेक्शनल, जब सेम ही वेरिएबल को हम बार बार स्टडी करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडिनल। नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन इंक्वायरी। इंक्वायरी पे बेस्ड रिसर्च कैसे हो सकती है? इंक्वायरी का मतलब यहाँ से समझिए, देखिए दो तरीके की रिसर्च हो सकती है, एक तो होगी स्ट्रक्चर्ड और दूसरी हो गई अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड वो अगर मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के फॉर्म में डिराइव करूँ तो स्ट्रक्चर्ड आपकी कैसी होगी? क्वांटिटेटिव होगी, और अनस्ट्रक्चर्ड आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक है, देखिए आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे कि नहीं कोई रिसर्च है जो कि या तो वो क्वांटिटेटिव है या तो वो क्वालिटेटिव। कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिनमें दोनों के भी फीचर्स पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है जहां पर चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं, डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जो पहले से ही डिफाइन है कि 1 बाय 1 फिर सीक्वेंस और सारी चीजें, तो वो स्ट्रक्चर्ड हो गया, यानी कि वो क्वांटिफाई कर सकते हैं हम वहां पर चीजों को। और अनस्ट्रक्चर्ड जहां पर हमें नहीं पता, यानी कि बहुत सब्जेक्टिविटी है, हमें नहीं पता, अगर हम इस वेरिएबल को मतलब स्टडी करते हैं तो हमें नहीं पता कि आगे इतने वेरिएबल हैं या इतने वेरिएबल हैं। सो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो स्ट्रक्चर्ड में वेल प्लान होगा और प्री डिटरमाइंड होगा। अनस्ट्रक्चर्ड में जो चीजें पहले से प्लान नहीं है और हम ट्रेंड को फॉलो कर करके समझने की कोशिश करते हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, जो कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बेसिस पे रिसर्च कौन कौन सी हो सकती है? सो यहाँ पर आता है आपका फील्ड रिसर्च। अब फील्ड का रिसर्च का मतलब क्या हुआ? फील्ड रिसर्च का मतलब आप ये मत सोचिए कि आपको किसी फील्ड में या मतलब एग्रीकल्चर एरिया में किसी खेत में जाकर के आपको रिसर्च करनी है तो वो फील्ड रिसर्च होगा। फील्ड का मतलब हो गया जहां पर सिमुलेशन नहीं है, जहां पर किसी तरीके का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं है, जहां पे ओरिजिनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, जैसे ओरिजिनल एनवायरनमेंट का मतलब हो सकता है कि अगर प्रिंसिपल को डेटा चाहिए तो वो मतलब चीजों को क्या कर रहा है कि वो फैकल्टी से डेटा नहीं मांग रहा है, वो क्लास में खुद ही कभी कभार राउंड पे चला जाता है, देख लेता है और समझ जाता है कि क्या चल रहा है क्लास में, फैकल्टी कैसा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, फील्ड रिसर्च जैसे कि अगर वो मतलब अगर ये समझना है कि हमारे जो भी प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उनको हम जाकर के खुद वहां पर देख रहे हैं, हम किसानों से डेटा नहीं ले रहे हैं, इवन जाकर के खुद ऑब्जर्व करके ले रहे हैं, डेटा समझ रहे हैं, तो वो हो गया फील्ड रिसर्च कि डायरेक्ट आप जाकर के वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फील्ड रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है। ठीक है, जहाँ पे रिसर्चर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सोशल इंटरैक्शन विद ग्रुप्स के साथ वो सोशल इंटरैक्ट होता है। जो जहां से डेटा चाहिए उसको खुद उसी एनवायरनमेंट में जाना होगा जहां पे किसी भी तरीके का सिमुलेशन या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ना हो, वो आपकी फील्ड रिसर्च होगी। ठीक है, इस तरह से समझिए। जैसे कम्युनिटी, पीपल, सोसाइटी, वहां पे जाकर के ऑब्जर्व करना डेटा को, उनसे इंटरैक्ट होकर के उनके बारे में जानना समझना, नेचुरल सेटिंग होगी। हाँ, ये वर्ड सही है, नेचुरल सेटिंग में काम करते हो तो वो आपकी फील्ड रिसर्च होगी। फील्ड रिसर्च में और क्या होता है? यहाँ पे फील्ड वर्क हो सकता है कलेक्शन ऑफ द डेटा, रॉ डेटा आउटसाइड द लेबोरेटरी, जहाँ पे लेबोरेटरी पे काम ना हो। ठीक है, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, वर्क प्लेस सेटिंग नहीं हो, यानी कि ओरिजिनल एनवायरनमेंट में जाकर के हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, द अप्रोचेस एंड मेथड यूज इन द फील्ड रिसर्च वेरी अक्रॉस द डिसिप्लिन, यानी कि जैसे जो अप्रोच हम रिसर्च में फॉलो करेंगे यहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन होगा, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमको डेटा चाहिए तो हम उस हिसाब से रिसर्च के चीज़ों को फॉलो करेंगे, डेटा कलेक्शन के मेथड को फॉलो करेंगे। अगर हमें जैसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो हम वहाँ पर अलग तरीके का रिसर्च फॉलो करेंगे कि डेटा हमें कैसे कलेक्ट करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन के हिसाब से जो भी अप्रोच होगी, मेथड होगा डेटा को कलेक्ट करने का, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। तो ये होता है फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च में डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है, लोगों से इंटरव्यू लेकर के कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करके किया जा सकता है। तो ये सारे तरीके होंगे आपके डेटा कलेक्शन में। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के, डेटा कलेक्शन के ये मेथड हैं किसमें? फील्ड रिसर्च में।
फील्ड रिसर्च में डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। नाउ फील्ड रिसर्च का ही जस्ट अपोजिट अगर कर दें, यानी कि हर चीज आपकी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हो रही है, ठीक है, सिमुलेशन में हो रही है, तो वो आपकी लेबोरेटरी रिसर्च हो जाएगी। लेबोरेटरी रिसर्च मीन्स द रिसर्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर करके चीजों को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल में हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, मेडिकल एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए होता है। तो लेबोरेटरी आपको बहुत इजीली पता होगा कि लैब में क्या होता है, यहाँ पे कोई एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। लैब में टेस्टिंग की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वो लेबोरेटरी रिसर्च होता है, ठीक है। लेबोरेटरी का ही अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो एक सिमुलेशन में, कई बार इस वर्ड को मैंने बोला कि सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि हूबहू ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जैसा कि ओरिजिनल एनवायरनमेंट में होता है, वैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जैसे जब पायलट बनते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह जो एयरप्लेन्स वगैरह होता है उनको उड़ाना होता है, चलाना होता है, तो डायरेक्ट तो उनको ओरिजिनल एयरक्राफ्ट तो नहीं दे दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी पढ़ के आए, उनको प्रैक्टिकली एक बार मतलब प्रैक्टिकली कई बार उनको प्रैक्टिस करनी होती है कि एयरप्लेन एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ भी उड़ाना है। तो वहां पे कैसा होगा, वहां पे उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होगा ना, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में वो प्रैक्टिस करेंगे। तो सिमुलेशन इज एनी रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वेयर रिसर्चर और डेवलपर क्रिएट अ मॉडल, यहाँ पर क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो ऑथेंटिक फिनोमेना, यानी कि उसके अंदर जो भी चीज हमको पढ़नी है, जो हम स्टडी करना चाहते हैं, उस तरीके का हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उस पर स्टडी करेंगे या उस पर हम रिसर्च करके देखेंगे। Many aspects of the natural world can be transformed into mathematical model। बहुत सारे हैं जो कि नेचुरल वर्ल्ड में चीजें होती हैं, हम उसको जो है सिमुलेशन के थ्रू, यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उसका हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड यूजिंग द सिमुलेशन अलाउ, आईटी सिस्टम जो है, आईटी सिस्टम काफी हेल्प करता है सिमुलेशन को बनाने में। सो ये आपकी सिमुलेशन रिसर्च होती है, जहां पर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसा कि नेचुरल में होता है वैसा बनाने की कोशिश की जाती है, थोड़ा वैसा ही होता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि सिमुलेशन रिसर्च भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ ये लास्ट है आपका कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। ये काफी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी एक तरह की आपकी इंडक्टिव अप्रोच होती है, यानी कि यहाँ पे हम बॉटम अप अप्रोच होती है, यानी कि थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन पता होता है, हमें बस प्रॉब्लम होती है, उससे हम थ्योरी जनरेट करते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी को जनरेट किया जाता है। ऐसे ध्यान रखिए, ग्राउंडेड थ्योरी मतलब थ्योरी को जनरेट करना है। और थ्योरी कब जनरेट की जाएगी, जब हमें बस थोड़ी कोई छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ग्राउंडेड थ्योरी इज अ रिसर्च मेथड कंसर्न विद जनरेशन ऑफ थ्योरी विच इज ग्राउंडेड इन द डेटा हैज बीन सिस्टमैटिकली कलेक्ट एंड एनालाइज। यहाँ पर डेटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाएगा, उसे एनालाइज किया जाएगा और उसको अनकवर सेटिंग एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ द बिहेवियर और ग्रुप इज नोन एज सोशल प्रोसेस। फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो यूज है, इसका यूज कहाँ पर होता है, सोशल प्रोसेस में इसका यूज होता है। ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज बाय, ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ पर ज्यादा यूज होती है, एचआर डिपार्टमेंट में यूज होती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस दे माइट स्टडी व्हेन एम्प्लॉयज आर फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर वर्क। अब यहाँ बता रहा है कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे, बाय एम्प्लॉयज, जो कुछ एम्प्लॉयज है वो क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने काम से, इस चीज को जानना है। तो यहाँ पे एक ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की गई, ठीक है। ये जो रिसर्च होती है इसका एग्जाम्पल समझे तो एक नैरेटिव टाइप की रिसर्च आपकी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होती है। सो फ्रेंड्स, अब आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च यहाँ पर ओवर होते हैं। अब आपसे मैं बात करने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और वो आपके क्वेश्चन जो है आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट, अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि कौन सी इसमें से ऐसी रिसर्च है जहां पर मेन फोकस उसका क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जर्नलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च एंड केस स्टडी रिसर्च। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल एंड कॉजुअल रिसर्च, जो आपकी कॉज एंड इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, जहाँ पे वेरिएबल्स को हम चेक करते हैं ना, जहाँ पे क्या होता है डिपेंडेंट
वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसमें बार बार हम जो है रिलेशन को डेवलप करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इस चीज को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल और कॉजल रिसर्च क्या होती है। हियर वी चेक द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इम्पैक्ट देखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, ऑफ कोर्स हम वेरिएबल जब चेंज कर रहे हैं तो मैनिपुलेशन तो हो ही रहा है। यहाँ पर कैसा होता है, एनवायरनमेंट हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे स्टडी जो की जाती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में की जाती है। हियर वी टेस्ट द हाइपोथेसिस मोस्ट यूज इन साइंस में। मोस्टली कहाँ पर यूज होता है, साइंस में। और यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट कर करके ही बताएंगे ना कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता क्या कि क्वालिटेटिव रिसर्चर क्रिटिक्स क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, रिसर्चर हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को। क्यों क्यों करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को, वो ऐसा क्यों किया जाता है। तो एम्फसाइज ऑन एविडेंस, ठीक है, फोकस ऑन एम्पिरिसिज्म, रिडक्शनिज्म एंड ऑब्सेशन विद क्रिएटिविटी। तो जैसे ये क्या हो गया, एक हो गए आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, एक हो गई क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो क्वालिटेटिव वाले होते हैं वो कहते हैं कि क्वांटिटेटिव बेकार है। क्यों बेकार है, आखिर ऐसा क्या होता है। तो देखिए एविडेंसेस की अगर बात करें तो एविडेंस तो हम क्वालिटेटिव में भी कलेक्ट करते हैं और क्वांटिटेटिव में भी कलेक्ट करते हैं। बस जो क्वालिटेटिव में जो एविडेंस होंगे वो हमारे क्वालिटेटिव फॉर्म में होंगे और क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, ठीक है। फोकस ऑन एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है एक्सपीरियंस प्लस लॉजिक की बात करना। तो लॉजिक एक्सपीरियंस तो दोनों में ही होता है। रिडक्शनिज्म, एक ये नया वर्ड आया है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, practice of analyzing, describing a complex phenomena in simple term provides sufficient explanation। तो sufficient explanation provide करना reductionism होता है, ठीक है। reductionism का मतलब क्या होता है कि जब हम चीज को, कोई भी फेनोमेना है उसको हम प्रॉपर डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो वो आपकी रिडक्शनिज्म कहलाती है। तो आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, यानी कि ये रही आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें क्या करते हैं, रिडक्शनिज्म, यानी कि हम प्रॉपर चीजों को डिस्क्राइब करते हैं कि हमने क्या वहां पे देखा, क्या हमने ऑब्जर्व किया। तो बट क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में तो हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं चीजों को, कहाँ बता पाते हैं, केवल उनको न्यूमेरिक फॉर्म में हम शो करते हैं। उसके पीछे क्या हुआ, जैसे अगर आपके सामने अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, आपकी मार्कशीट आ रही है, तो उसमें आप क्या देखते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसके पीछे आपका कितना आपने कैसे स्टडी की, क्या किया क्या नहीं किया, वो सब किसी को नहीं पता होता। सब लोग केवल क्या कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। तो रिजल्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव हुआ। और यहाँ पर उस क्वालिटी को, कि उसके पीछे मेहनत क्या थी, वो कोई नहीं देखने गया, ये रिडक्शनिज्म हो। मतलब ये क्या होगा, ये आपको कब देखने को मिलेगा, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज थी। तो रिडक्शनिज्म क्या हुआ कि जब हम कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को सिंप्लीफाई करें, वो रिडक्शनिज्म होता है। सो आंसर आपका रिडक्शनिज्म होगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो है वो रिडक्शनिज्म को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज। वो वेरिएबल बताना है जो कि जिसको हम मैनिपुलेट कर सकें, वो कौन से वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल, आप वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब हुआ जो चीज चेंज हो रही है, वो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो रिसर्च में इन्हीं वेरिएबल को स्टडी किया जाता है। अब जो ये वेरिएबल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। या तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या फिर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इसको स्टडी किया जाता है। लेकिन जब इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, बार बार हम दूसरी वेरिएबल ला करके स्टडी कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, ये चेंज कर रहे हैं। जब हम इनको चेंज करें तो इनको मैनिपुलेशन कहा जाता है, इसी को मैनिपुलेशन कहा जाता है। इसको और ध्यान से समझते हैं। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, और एक ये प्लांट है, तो यानी कि जब हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्लांट है तो प्लांट के लिए क्या हो गया, सनलाइट। सनलाइट कैसा हो गया, धूप तो निकलेगी चाहे पौधा बाहर रखा हो
चाहे ना रखा हो, ठीक है। तो सनलाइट क्या हो गया, एक तरीके का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वाटर है, वाटर क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बट प्लांट क्या है, प्लांट तो डिपेंडेंट हो गया ना, इस पे, इसको अगर पानी दिया जाएगा तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, पानी नहीं दिया जाएगा तो ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये जो प्लांट है वो डिपेंड कर रहा है, ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जिस पे डिपेंड कर रहा है सनलाइट, वो तो डिपेंड नहीं है, वो तो रोज निकलेगा, सनलाइट तो रोज आएगी, ठीक है। वाटर, वाटर अपने अकॉर्डिंग, मतलब वाटर अपनी जगह है, जब हम प्लांट में उसको डालेंगे तब उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। सो प्लांट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, सनलाइट, वाटर, ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और प्लांट की ग्रोथ आपकी क्या हो गई, प्लांट की ग्रोथ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो आपको अभी मैंने यहाँ पर क्या समझाया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बार बार चेंज करते हैं तो उसको मैनिपुलेशन कहा जाता है। अब बताइए इसमें से कौन सा वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंफाउंडिंग वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल होगा जो कि मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैनिपुलेट हम किसको करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। तो आपका आंसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, रिसर्च को अगर हम बेसिकली डिवाइड करें तो दो तरीके की हो सकती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या था, जहां पर हम चीजों को नरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओपन एंडेड होती है, ठीक है, वो आपकी क्वालिटेटिव, उस पर्टिकुलर चीज में आप जाके सेटअप में जाके ऑब्जर्व करते हैं। तो अवॉइड द पॉजिटिविस्ट अजम्पशन एंड डेटा एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है क्या वो अवॉइड करती हैं पॉजिटिविस्ट अजम्पशन एंड डेटा एनालिसिस को। तो जो पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस होते हैं वो आपकी कैसी होती हैं, वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। सब्सक्राइब और सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्ट कैटेगरी, जो प्री एग्जिस्ट कैटेगरी है उन्हीं को ही देखना, ठीक है। कलेक्ट डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म में जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। यूजेस क्या है इसके, यूजेस एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। यूजेस क्या, एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, ये आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च होती है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पॉजिटिविस्ट अजम्पशन। जो पॉजिटिविस्ट अजम्पशन होती है वो एक तरीके से आपकी क्वांटिटेटिव होती है, बट यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, इट्स अवॉइड दी पॉजिटिविज्म अजम्पशन एंड डेटा एनालिसिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। Avoid positivism assumption of the data analysis. Now, next question है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको बहुत ध्यान से। A college teacher does the research, उसने क्या किया, रिसर्च किया with a view to depict the reality situation, एक सिचुएशन की रियलिटी को बताने के लिए, डिपिक्ट करना यानी कि उसको समझने के लिए, किस चीज में, रिलेटिंग दी होम कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के घर की कंडीशन एंड हॉस्टल में जैसा उनको मिला है, ठीक है, उसके बीच के रिलेशन को समझने के लिए वो एक रिसर्च करना चाहता है कॉलेज का टीचर। अब वहां पर ये जानना चाहता है कि वो कौन सा रिसर्च करे, जैसे उनके घर में कैसा होता है और हॉस्टल में कैसा उनको चीजें मिलती हैं, उनको वो समझना चाहता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, हम यहाँ पर जो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको चेंज कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, हॉस्टल जैसा है वो वैसा ही है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो भी फेनोमेना है उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो भी चीजें उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देना, बट यहाँ पर जो बच्चों को जो भी चीजें मिल रही हैं वो उसको समझना चाहता है कि उनमें क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उनको समझना चाहता है। तो यहाँ पर वो कैसा होगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। जो पार्टिसिपेंट जो उसमें जैसे स्टूडेंट्स है ना, तो वो आपके पार्टिसिपेंट हो गए और मतलब वो वहां पर उनको ऑब्जर्व करना है, तो जो रिसर्चर होगा वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, तो ये कैसी रिसर्च होगी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च होगी। क्वेश्चन क्या है, which of the following is activity performed by researcher
इन एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च में बेसिकली एक रिसर्चर किस तरीके से काम करता है, तो मैंने आपको एथनोग्राफिक पहले आपको समझाया था, एक बार और देख लेते हैं। तो एथनोग्राफिक आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। एथनोग्राफिक रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव मेथड वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व और इंटरैक्ट विद द स्टडीज पार्टिसिपेंट, उन पार्टिसिपेंट को स्टडी करता है, ठीक है, रियल लाइफ एनवायरनमेंट में समझने की कोशिश करता है। एथनोग्राफिक वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजी बट यूज अक्रॉस द वर्ल्ड बाय रेंज ऑफ द सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो अब एथनोग्राफिक का फीचर समझ लीजिए कि ये क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च होती है, ये चीज मेन दिमाग में रखिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विद अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अगर हम स्ट्रक्चर्ड करने लग जाएंगे तो वो एक तरीके का क्वांटिटेटिव हो जाएगा। क्वालिटेटिव में हम अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे, तब उनके अंदर की फीलिंग्स को हम समझ पाएंगे। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब ऑप्शन में ये कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, गेट इमर्स विद द सोशल सेटिंग एंड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ टाइम। यस, ये जरूर होगा, जो एक्चुअल सेटिंग है वहां पर इमर्स होकर के जो रिसर्चर है वो चीजों को समझेगा और तब वो डेटा वहां से निकालेगा। सो सेकंड होना चाहिए, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। थर्ड क्या है, लिसन टू एंड इंगेज विद कन्वर्सेशन। यस, उनकी बातों को समझेगा, सुनेगा और उनके साथ कन्वर्सेशन होगा, तब अंदर की चीजें निकल के आएंगी। यस, तो थर्ड भी जरूर होगा। ट्राई टू एजुकेट द पीपल अबाउट द हार्म ऑफ द लिविल प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी। रिसर्चर यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट द डेटा यूजिंग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, ठीक है, until the theoretical saturation is achieved. This process can be summarized in which of the following sequence. ये कहना चाहता है कि ग्राउंडेड थ्योरी का जो सीक्वेंस है वो जानना चाहता है, और यहाँ पे उसकी हिंट भी दी हुई है। देखिए कैसे रिसर्चर जो होगा, रिसर्च में क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, यूजिंग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग का जो तरीका होगा उसको यूज करेंगे। तब तक हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते जाएंगे, जैसे ये प्रॉब्लम है, और अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो है डेटा कलेक्ट करते जाएंगे, और डेटा हम तब तक कलेक्ट करते जाएंगे जब तक कि एक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए, तब तक हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम जो है समराइज करके एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे और उसको जर्नलाइज करेंगे। तो इस प्रोसेस को समराइज करा और फिर इस प्रोसेस को समराइज करके एक सीक्वेंस के फॉर्म में बताइए कि क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सैंपल थ्योरेटिकली डिसाइडेड। सैंपल को हम पहले डिसाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे और थ्योरेटिकल सैचुरेशन आएगा। नहीं, पहले डेटा को हम तब तक जो है कलेक्ट करते जाएंगे जब तक कि मतलब थ्योरेटिकल सैचुरेशन ना आ जाए, तब तक हम कलेक्ट करते जाएंगे। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे एनालिसिस देखिए पहले आ गया, सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, जनरलाइज करेंगे। जनरल एक रिसर्च क्वेश्चन होगा, ठीक है, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। सैंपल थ्योरेटिकली डिसाइड, पहले आप सैंपल को डिसाइड करेंगे, फिर आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज पहला होना चाहिए था, इसको बाद में होना था, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, सैंपल थ्योरेटिकली डिसाइडेड, ओके। जर्नलाइज द रिसर्च क्वेश्चन, ये पहले होना था, इसको बाद में होना था, सो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, जर्नलाइज द रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, सैंपल को थ्योरेटिकली डिसाइड करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और फिर एनालाइज करेंगे और उसके बाद थ्योरेटिकल सैचुरेशन आएगा। सो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, आंसर डी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which among the following is not the outcome of the grounded theory research? रिसर्च जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होती है उसमें से इनमें से कौन सा वो नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, मतलब आउटकम नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट, नैरेटिव, कैटेगराइज और हाइपोथेसिस। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी में एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, नया कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आता है, तो ये तो होगा, ठीक है। अब डेटा को कैटेगराइज किया जाता है, हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, बट यहाँ पे नैरेटिव वाली चीजें नहीं होंगी, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेट नहीं करता?
ठीक है, तो क्वालिटेटिव हमने बताया था रिसर्च दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव होती है वहां पर हम नैरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओरिजिनल फेनोमेना को बताने की कोशिश किया जाता है, और यहाँ पर हर एक चीज आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। तो थीमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी, डिस्क्लोजर एनालिसिस और सर्वे मेथड, इन सभी को अच्छे से समझ लेते हैं कि थीमेटिक एनालिसिस क्या होती है। थीमेटिक एनालिसिस इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि थीमेटिक एनालिसिस क्या है, जहां पर हम डेटा को क्वालिटेटिव एनालाइज करते हैं। इट इज यूजुअली अप्लाइड इन अ सेट ऑफ टेक्स्ट एंड इंटरव्यू और ट्रांसक्रिप्ट्स में यूज किया जाता है। थीमेटिक एनालिसिस कैसा है, जहां पर क्वालिटेटिव चीजों की बात की जाती है, बट हमसे पूछा है नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव। तो थीमेटिक कैसा हो गया, ये तो क्वालिटेटिव से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्या है, अच्छा केस स्टडी। केस स्टडी क्या चीज होती है, केस स्टडी भी ये आपका क्वालिटेटिव टाइप का ही होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी एक पर्सन पे अगर आपकी केस स्टडी है, पर्टिकुलर एक चीज है, जैसे कि अगर बात करें कि कोई भी केस हो सकता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, तो वहां पर जो आपका डेटा होगा वो आप क्वालिटेटिव फॉर्म में यूज कलेक्ट करेंगे डेटा को। तो केस स्टडी भी आपका क्वालिटेटिव होता है। अच्छा, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, अ लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन सब्जेक्ट स्पीच और राइटिंग। डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी एक ही बात पे लंबी या तो बातें हो रही हो, या उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में काफी कुछ लिखा हो, तो वो होता है डिस्कोर्स एनालिसिस। तो ये भी एक तरीके से आपका क्वालिटेटिव हो जाता है। सर्वे मेथड आपका कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, और हमसे पूछा है कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है, तो सर्वे मेथड आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसर्च दैट फोकस ऑन सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इज कॉल्ड। सोशल इनइक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर मेन और वुमेन के बीच में बात की जा रही है। ठीक है, कंपेयर जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, आपको इस पे फोकस करना है। मेन और वुमेन के बीच में आपको इनइक्वालिटी के बारे में बात करिए। तो ये क्या कंपैरेटिव रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल है, एक्शन है, या फेमिनिस्ट है? तो ये एक तरीके से आपकी फेमिनिस्ट रिसर्च होगी। ठीक है, क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा। ठीक है, हर एक चीज बहुत ज्यादा आपको थ्योरी पे नहीं, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रेन का यूज करना है। मैं आपसे हमेशा बोल रही हूँ कि अपने माइंड का यूज कीजिए क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। हर एक चीज में ऐसा नहीं हुआ कि आपको पर्टिकुलर थ्योरी मिलेगी। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर अपने जो भी चीज अब तक पढ़ी है उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपको हर बात अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मेरे ख्याल से मैंने काफी तरह की टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा दी है। अराउंड 30 टाइप की रिसर्च हमने कवर कर ली है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना करके लिखिए, और जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है, आपसे हो सके तो आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अगर हो सके तो लिख लीजिए, ताकि आपको दिमाग में ये चीज रहे कि ये चीज यहाँ पे यूज होती है, ये चीज यहाँ पे यूज होती है। उसी तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आने वाले भी एग्जाम में। थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट क्वेश्चन रहेंगे लगभग वैसे ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप प्लीज कंटिन्यूअसली पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन भी लाने की सोच रही हूँ, कि जहाँ पे मैं आपसे जो भी आपके पेपर 1 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सभी को पूरा आपके साथ डिस्कस किया जाए। सो मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, आपके लिए लेके आती हूँ प्रीवियस ईयर के सेशन की सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करके जाइए।